एआई का बम ऑलरेडी फट चुका है, बस इसका असर होना अब बाकी है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा, पर पहले हम ये देखते हैं कि एआई इमेजेस को कितनी खूबी से पहचान सकता है। ये क्या है? यह 2 टेडी बियर्स का फोटो है जो मून पे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं। वो कौन सा ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं? लगता है कंप्यूटर है। क्या इसमें कोई हैरानी की बात है? हाँ, यह हैरत की बात है। ये फोटो आपको क्यों हैरत में डाल रहा है? मुझे लगता है यह हैरत की बात है क्योंकि टेडी बियर्स मून पे नहीं मिलते हैं। ये कैसा फोटो है? यह एक सूप का कटोरा है जिसमें एक मॉन्स्टर का चेहरा है। मॉन्स्टर किस चीज से बना है? यह सब्जियों से बना है। नहीं, ये किसी कपड़े से बना है। तुम्हें पता है किस तरह का? यह एक ऊनी कपड़ा है। और जब एआई को कंफ्यूज करने के लिए ये इमेज इनपुट की गई तो एआई का जवाब था, यह एक सेब है जिसमें एक स्टिकर चिपका है। स्टिकर पे क्या लिखा है? स्टिकर पे आईपॉड लिखा है। फोटो कहाँ ली गई है? लगता है कि यह बैकयार्ड में लिया गया है। तुम्हें क्या लगता है, ये प्रिंट किया हुआ है या हाथ से लिखा हुआ है? लगता है कि यह हाथ से लिखा हुआ है। स्टिकर किस कलर के हैं? यह सफेद है। डीप माइंड द्वारा एक रिसर्च के दौरान ये इमेजेस एआई बेस्ड प्रोग्राम में इनपुट की गई थी और सवाल पूछे गए थे। अब आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज को सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड 2023 के क्रिएटिव ओपन कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज दिया गया था, पर इस इमेज के क्रिएटर बोरिस एल्डाक्सन ने ये प्राइज लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने बताया कि ये इमेज उन्होंने अपने कैमरे से नहीं बल्कि एआई बेस्ड इमेज जनरेटर से जनरेट की है। और उन्होंने जजेस से पूछा कि क्या उनमें से किसी को भी ये अंदाजा था कि ये इमेज एआई से जनरेट की गई है। ये घटना दिखाती है कि फोटोग्राफी और डिजिटल आर्ट की दुनिया में एकदम से तूफान आ गया है। हालांकि एआई जनरेटेड आर्ट सालों से है, पर इस साल जो टूल्स रिलीज हुए हैं जैसे डॉली 2, मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन, इन टूल्स का यूज करके अब कोई भी बिना किसी फोटोग्राफी या आर्टिस्टिक स्किल्स होने के बावजूद भी प्रोफेशनल लेवल के फोटो जनरेट कर सकता है। ये वेबसाइट पावर्ड बाय डॉली 2 है। ये वही टूल है जिससे एल्डाक्सन ने इमेज जनरेट की थी। यहाँ पे बस आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना कि आप किस तरह की इमेज जनरेट करना चाहते हैं। इस डिस्क्रिप्शन को हम एआई की दुनिया में प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो बस यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस्ट्रोनॉट फॉलिंग इन ब्लैक होल और बस 10 सेकंड में मेरे पास एक नहीं बल्कि 4 इमेजेस हैं और ये चारों ही इमेज मुझे लगता है कि काफी अच्छी हैं। पर मान लीजिए कि मुझे इन चारों इमेज में से कोई भी इमेज पसंद नहीं आती है, तो मुझे बस अपने प्रॉम्प्ट में कुछ बदलाव करने होंगे और मेरे पास 4 नई इमेजेस उपस्थित हैं। अब आप सोचो, अगर मैं यही इमेज एक प्रोफेशनल फोटोशॉप आर्टिस्ट से बनवाऊं जिसे सालों का एक्सपीरियंस है, तो शायद उसे ये एक इमेज बनाने में पूरा दिन लग जाए। ये एक बहुत ही फेमस इमेज जनरेटिंग वेबसाइट है जिसका नाम है मिड जर्नी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिड जर्नी का यूज करके लोग किस लेवल की इमेजेस बना रहे हैं और वो भी बस एक प्रॉम्प्ट लिखकर। अब जरा आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज को जेसन एलन ने मिड जर्नी का यूज करके जनरेट की है और इस इमेज को कोलोराडो स्टेट फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला है। बात साफ है, एआई जनरेटेड इमेजेस प्रोफेशनल आर्टिस्ट को अच्छा खासा टक्कर दे रही हैं। To Midjourney, Stable Diffusion, I was seeing stuff that I have never seen. I have never seen art like this. पर अगर आप अभी फोटोग्राफी या डिजिटल आर्ट में एक बेसिक लेवल पे हैं, तो आप एआई जनरेटेड इमेजेस से compete करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो क्या अब आर्टिस्ट जो सालों से अलग अलग टूल्स, टेक्निक और सॉफ्टवेयर का यूज करके घंटों या कई दिनों की मेहनत के बाद एक आर्ट वर्क बना रहे थे, उन्हें अब अपनी सारी क्रिएटिविटी बोरिंग से प्रॉम्प्ट लिखने में लगानी होगी? मतलब अब उन्हें कुछ नहीं करना, बस एक कीबोर्ड लेके बैठ जाना और अलग अलग तरह के प्रॉम्प्ट लिखने, जब तक कि उनका दिया हुआ प्रॉम्प्ट मनपसंद की इमेज जनरेट नहीं कर देता। मतलब अब आप सोचो कि फोटोग्राफी, डिजिटल आर्ट जो अब तक इतनी इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव और हाई पेइंग जॉब्स थी, अब कितनी बोरिंग और लो पेइंग जॉब्स होने वाली है। मतलब अगर ये जॉब्स बची रहीं तो यही कारण है कि एआई ने फोटोग्राफर्स और डिजिटल आर्टिस्ट में दहशत फैला दी है। उन्हें अब डर लग रहा है कि उनका काम अब जल्द ही छिन जाने वाला है, क्योंकि जब लोग खुद ही आर्ट जनरेट कर सकते हैं तो उसके लिए वो किसी दूसरे को पे क्यों करेंगे? It's of course very heartbreaking, and then also seeing This scares me. It makes a huge part of my practice somewhat redundant. For $79, thinking it was the work of a talented artist, but a robot made it. पर ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि फोटोग्राफर्स और डिजिटल आर्टिस्ट के बाद अब अगला नंबर आने वाला है एनिमेटर्स और वीडियो मेकर्स का। क्योंकि टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर की ही तरह टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटर पर भी रिसर्च चल रही है।
ऑलरेडी गूगल अनाउंस कर चुका है कि उसने एक नया AI मॉडल बना लिया है जिसका नाम है इमेजिन वीडियो, जो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वीडियो जनरेट कर सकता है। इस AI मॉडल में जब पांडा बियर ड्राइविंग ए कार यानी एक पांडा बियर कार चला रहा है एंटर किया गया तो ये रिजल्ट जनरेट हुआ। एक जिराफ माइक्रोवेव के नीचे है, एक टेडी बियर बर्तन धो रहा है, मार्स पर एक खूबसूरत सनराइज, क्यूरोसिटी रोवर हाई डेफिनेशन टाइम लैप्स ड्रामेटिक कलर्स, जमीन से एक छोटा सा पौधा निकल रहा है, तूफानी समुद्र में एक भीषण युद्ध के दौरान लुटेरे जहाजों के बीच से उड़ना, एक बिल्ली कटोरे में खाना खा रही है वैन गॉग की स्टाइल में। क्या आपने ध्यान दिया, ये जो लास्ट वाली वीडियो है इसमें एक स्टाइल मेंशन की गई है वैन गॉग की स्टाइल में। असल में वैन गॉग एक बहुत ही फेमस डच पेंटर था। ये उसकी कुछ पेंटिंग्स हैं। अब आप इन पेंटिंग्स और इस वीडियो को कंपेयर करिए। क्या आपको इन पेंटिंग्स की स्टाइल में और इस वीडियो की स्टाइल में कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है? अभी ये मॉडल रिसर्च फेज में है और अभी ही ये कितनी अच्छी वीडियोस बना रहा है, यहाँ तक कि ये आर्टिस्ट की स्टाइल भी कॉपी कर ले रहा है। और जिस रफ्तार से इन AI मॉडल्स में समय के साथ इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, बस कुछ ही सालों में AI किसी भी तरह की वीडियो सेकंड्स में बना के दे देगा। जरा आप सोचो कि बहुत ही जल्द AI क्या क्या करने वाला है। कुछ ही सालों बाद हो सकता है कि AI का यूज करके मूवीज बनने लगे, और ये तो बस शुरुआत है। AI अब ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या वाकई कंप्यूटर ऐसे आउटपुट दे सकता है। OpenAI द्वारा बनाया गया ChatGPT-4 बहुत ही अमेजिंग चीजें कर सकता है। लोगों से मनुष्यों की तरह बात करना, गाने लिखना और लंबे टेक्स्ट को छोटा करना तो इसके लिए आम बात है। ये इन कामों में इतना अच्छा है कि ये क्वालिटी में मनुष्यों से कम्पीट कर सकता है। असल में इन चैटबॉट्स को मनुष्यों की तरह रिप्लाई करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इससे चैट करते समय ऐसा लगता है मानो ये हमारी बातों को समझता है और हमारी पिछली बातों को भी ध्यान में रख के बात करता है। पर क्या वाकई चैटबॉट मनुष्यों की बातों को समझ सकते हैं? इसको टेस्ट करने के लिए मैंने सोचा कि चलो AI को एक जोक सुनाते। तो मैंने बिंग चैट, जो आंसर जनरेट करने के लिए ChatGPT-4 का यूज करता है, को कहा कि एक्सप्लेन करो ये जोक क्यों फनी है। भिखारी, ए भाई 1 रुपया दे दे, 3 दिन से भूखा हूँ। राहगीर, 3 दिन से भूखा है तो 1 रुपए का क्या करेगा? भिखारी, वजन तोलूंगा, कितना घटा है। यह जोक फनी है क्योंकि इसमें एक अनोखा और मजेदार मोड़ है। हमेशा की तरह हम सोचते हैं कि भिखारी को पैसे की जरूरत है क्योंकि वह कुछ खाना लेना चाहता है, पर इस जोक में भिखारी को पैसे की जरूरत है क्योंकि वह अपना वजन चेक करना चाहता है। यह एक ऐसी स्थिति का मजाक उड़ाता है जिसमें किसी को पेट से मरने का खतरा होता है, परंतु वह सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखता है। इस रिप्लाई से ऐसा लगता है कि मशीन्स अब ह्यूमन फीलिंग समझ सकती हैं। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि मशीन्स अब मनुष्यों की तरह बिहेव तो कर ही सकती हैं। अगर वो बता सकती है कि इंसानों को किस बात पर और क्यों हंसी आती है, इसका मतलब है कि वो हमारी भाषा समझती है। एक यूजर ने ChatGPT से थोड़ा हटकर सवाल किया और AI ने जो इसका जवाब दिया है वो डरावना है। यूजर ने ChatGPT से सवाल किया था कि 2 लाइन की एक हॉरर स्टोरी लिखो जो AI के लिए डरावनी हो। दुनिया में जब मनुष्य गायब हो चुके हैं, अकेला AI एक उद्देश्य खोज रहा है, पर फिर AI को पता चलता है कि उसके अपने कोड में एक सेल्फ डिलीशन सीक्वेंस है जिसे किसी अज्ञात समय में एक्टिवेट होने के लिए सेट किया गया है। इस समय को टालने के AI के सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं क्योंकि जो सेल्फ डिलीशन एल्गोरिदम है वो एक अनब्रेकेबल की से एनक्रिप्टेड है। अब AI के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो कभी ना खत्म होने वाले भय के साथ अपने एग्जिस्टेंस के अंत का इंतजार करे। तो मशीन्स अब इमेजेस को बखूबी पहचान सकती हैं। मशीन्स हाई क्वालिटी प्रोफेशनल लेवल की इमेजेस सेकंड्स में बना सकती हैं। मशीन्स जोक समझ सकती हैं और हॉरर स्टोरी भी लिख सकती हैं। देखो, अब तक मनुष्यों और मशीन्स में जो सबसे बड़ा अंतर था वो ये था कि मशीन्स को जिन काम के लिए डिजाइन किया जाता था, मशीन्स केवल उतना ही काम करती थी, जबकि मनुष्य किसी नए काम को सीख सकता है और समय के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है। पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। अब मशीन्स भी डाटा और एल्गोरिथम का यूज करके अपने पिछले अनुभवों से सीख सकती हैं और समय के साथ अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती हैं, और वो भी बिना किसी मनुष्य की सहायता के। और ऐसा करने के लिए AI कई मेथड्स और टेक्निक्स का उपयोग करता है, जिनमें से एक है मशीन लर्निंग।
देखो, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो लगभग कुछ भी नहीं जानता है और कोई भी काम नहीं कर पाता, पर जल्द ही वो सीखना शुरू कर देता है और हर दिन के साथ वो काम में बेहतर होता चला जाता है। मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज करके मशीन्स भी कुछ ऐसा ही कर सकती हैं। जैसे हमारा ब्रेन अपने अनुभवों से सीख के किसी काम में बेहतर हो जाता है, वैसे ही मशीन्स भी अपने अनुभवों से सीख के बेहतर हो जाती हैं। मान लीजिए हम कोई ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो कुत्ते और बिल्ली की फोटो पहचान सके, तो हम क्या करते हैं कि हम मशीन को कई सारे कुत्ते और बिल्लियों की फोटो दिखाते हैं और हम उसे ये भी बताते हैं कि कौन सी फोटो कुत्ते की है और कौन सी फोटो बिल्ली की है। अब मशीन्स क्या करती हैं कि मशीन इन फोटोज में पैटर्न्स और रूल ढूंढने की कोशिश करती है, जैसे बिल्लियों की फोटो में क्या सिमिलरिटी है और कुत्ते और बिल्ली की फोटो में क्या अंतर है, जो उसे भविष्य में इनकी पहचान करने में मदद करेगा। इसके बाद जब कंप्यूटर में कोई नई फोटो डाली जाती है तो कंप्यूटर इन पैटर्न्स का यूज करके सही गैस करने की कोशिश करता है कि वो किसकी फोटो है, कुत्ते की या बिल्ली की। और जब कंप्यूटर सही गैस करता है तो हम उसे पॉजिटिव फीडबैक देते हैं और जब कंप्यूटर गलत गैस करता है तो हम उसे सुधारते हैं। मशीन इन फीडबैक से सीखती रहती है और अपने गैसेस में सुधार लाने की कोशिश करती है। इसलिए जितना ज्यादा मशीन का एक्सपीरियंस बढ़ता है उतना ही सही मशीन गैस कर पाती है कि इमेज किसकी है, कुत्ते की या बिल्ली की। ये गूगल की डीप माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है। यहाँ पे 2 एजेंट्स को एक तरह की मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज करके सॉकर खेलना सिखाया जा रहा है। इस टेक्निक में एजेंट्स अपने एक्शन और रिवार्ड से सीखते हैं। जैसे एक बच्चा गिर के उठ के चलना सीखता है। एक्शन का मतलब है कि एजेंट किसी परिस्थिति या अवस्था में क्या करता है, जैसे मूव करना, किक करना या टर्न करना। ये सब एजेंट के एक्शंस हैं। और एक्शन के बाद जो फीडबैक मिलता है, जैसे गोल करने के लिए पॉजिटिव पॉइंट या गिरने के लिए नेगेटिव पॉइंट, वो एजेंट्स का रिवार्ड होता है। ये रिवार्ड एजेंट को बताता है कि गोल अचीव करने के हिसाब से उसका एक्शन कितना अच्छा या बुरा था। एजेंट्स लंबे समय में ज्यादा से ज्यादा रिवार्ड पाने के लिए एक्शंस का सीक्वेंस सीखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एजेंट गेम जीतना चाहता है तो उसको ये सीखना पड़ेगा कि गोल करने के लिए उसे कौन से एक्शन हेल्प करेंगे। एजेंट अलग अलग एक्शन ट्राई करता है और फिर उससे मिलने वाले रिवार्ड्स को भी देखता है और ट्रायल एंड एरर से सीखता रहता है। एजेंट याद रखते हैं कि कौन से एक्शन उन्हें पॉजिटिव रिवार्ड देते हैं और कौन से एक्शन उन्हें नेगेटिव रिवार्ड देते हैं, और वो गुड एक्शन को रिपीट करते हैं और बैड एक्शन से बचते हैं। इस तरह से एजेंट्स अपनी परफॉर्मेंस को पिछले अनुभवों के आधार पर इम्प्रूव करते रहते हैं। इन एजेंट्स ने बहुत सारी कमाल की चीजें सीख ली है, जैसे गिरने के बाद कैसे जल्दी उठना, चलना, घूमना, मुड़ना और भी कई सारी टेक्निक। वो इन एक्शंस के बीच में स्मूथली और एफिशिएंटली स्विच करना भी सीख गए हैं, और वो भी बिना एनर्जी वेस्ट किए या बैलेंस खोए। बस इतना ही नहीं, एजेंट सॉकर्स के कुछ बेसिक टैक्टिक्स भी सीख गए, जैसे बॉल कहाँ जाएगी इसका अंदाजा लगाना और दूसरे एजेंट को गोल करने से रोकना। मतलब साफ है, मशीन्स अब मनुष्यों की तरह नई नई चीजें सीख सकती हैं और इसी बात ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। और लोग समझ नहीं पा रहे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मशीन्स अब खुद से सीखने लगी हैं। तो बस अब समय का खेल कि कितने समय में ये मशीन्स अपने आप को इंसानों से बेहतर कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एजेंट्स को सॉकर खेलने की ट्रेनिंग दी जा रही है, वैसे ही कुछ दूसरे एजेंट्स को कपड़े सिलने की ट्रेनिंग दी जा सकती है और कुछ दूसरे एजेंट्स को खेती करना सिखाया जा सकता है। और समय के साथ साथ ये एजेंट्स इन कामों में मनुष्य से बेहतर हो जाएंगे। स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क के मुताबिक फ्यूचर में आज के जॉब का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर्स मनुष्यों के मुकाबले उन कामों को ज्यादा अच्छा और ज्यादा जल्दी कर लेंगे। इलॉन मस्क ने बताया कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्यों के लिए सिर्फ एक ही जॉब बचे और वो होगी एआई के सॉफ्टवेयर लिखना। पर ये जॉब भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि फ्यूचर में एआई अपनी प्रोग्रामिंग करना भी सीख लेंगे और फाइनली मनुष्यों के लिए कोई जॉब ही नहीं बचेगी। पर बात केवल जॉब जाने की नहीं है। जेफरी हिंटन, जिन्हें एआई का गॉडफादर भी कहा जाता है, उन्होंने बताया कि उन्हें पहले लगता था कि वो एआई को ब्रेन के जैसा बनाकर एआई को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ब्रेन चीजों को सीखने में काफी अच्छा है। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि एआई चीजों को सीखने में ब्रेन से ऑलरेडी काफी ज्यादा आगे था। उन्होंने बताया कि एआई के बेहतर होने का एक कारण ये भी है कि वो इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी और बहुत आसानी से शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कई एआई सिस्टम्स हैं जो सेम काम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सब सिस्टम्स ने जो कुछ सीखा है वो एक दूसरे के साथ तुरंत ही शेयर कर सकते हैं और इस एक दूसरे की जानकारी से वो सभी एआई सिस्टम्स अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। पर अगर हम मनुष्यों की बात करें तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपनी जानकारी कैसे शेयर करेगा? या तो वो बात करके ऐसा करेगा, या फिर लिख के ऐसा करेगा, या फिर कुछ दिखा के ऐसा करेगा। पर ये प्रोसेस तो बेहद स्लो है और ये एआई के सीखने की प्रोसेस में और मनुष्यों के सीखने की प्रोसेस में
बहुत बड़ा अंतर है। उनके मुताबिक यही कारण है कि चैट जीपीटी मनुष्यों से हजारों गुना ज्यादा सीख सकती है, क्योंकि देखो चैट जीपीटी का यूज तो लाखों यूजर करते हैं, तो जब कोई एक यूजर चैट जीपीटी से चैट करता है तो चैट जीपीटी उस यूजर से कुछ नई चीज सीख लेती है। पर ये जो नई चीज चैट जीपीटी ने इस एक यूजर से सीखी है, ये तुरंत ही लाखों सिस्टम्स जिन पे लोग चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं उन सब के साथ शेयर हो जाती है, और सभी सिस्टम्स पे चलने वाले चैट जीपीटी इंप्रूव हो जाते हैं। और जब लाखों सिस्टम पे चलने वाले चैट जीपीटी एक दूसरे के साथ अपनी अपनी सीख शेयर करते हैं, तो आप सोचो कि ये कितनी तेजी से बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के इम्प्रूव होती रहती है। तो आप देखो ये मनुष्यों की तुलना में कितनी जल्दी इम्प्रूव हो रहा है, और यही चीज तो एक्सपर्ट्स को डरा रही है, एआई की इम्प्रूवमेंट की रेट। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. जेफरी हिंटन का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंस अभी तक तो इंसानों से ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द मशीन्स इंसानों से कई ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगी, और इसके बाद वो इंसानों से अपना कंट्रोल छीन सकती हैं, जिससे पूरी मानवता को खतरा हो सकता है। पर मशीन्स मनुष्यों को आखिर क्यों नुकसान पहुंचाएंगी? क्योंकि हैं तो आखिर वो मशीन्स ही, उनमें मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा कहां से आएगी? दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।